हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 18 नवंबर 2021 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली हेडिंग हम ले रहे हैं कि नौकरशाही निष्क्रिय, चाहती है सारा काम हम करें। सुप्रीम कोर्ट। दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के मुद्दे पर स्पष्ट फैसला लेने से बचती नौकरशाही के रवैये पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने तीखी नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि नौकरशाही में निष्क्रियता आ गई है, वह कुछ करना नहीं चाहती है, कोई निर्णय नहीं लेना चाहती। वह चाहती है कि कोर्ट निर्णय ले और वह उसे लागू करें। स्थिति पर हताशा जताते हुए कोर्ट ने कहा, नौकरशाही पूरी तरह उदासीन है। कोर्ट ने केंद्र और संबंधित राज्यों को केंद्र द्वारा गठित वायु गुणवत्ता आयोग के निर्णयों को लागू करने का निर्देश देते हुए मामले की सुनवाई 24 नवंबर तक टाल दी है। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमन्ना, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने प्रदूषण को रोकने के उपायों पर केंद्र और दिल्ली एनसीआर की संबंधित राज्य सरकारों का सुझाव यानी पक्ष सुना। करीब 2 घंटे चली सुनवाई में जस्टिस रमन्ना ने कहा, बहुत हो गया, वह छोटी छोटी चीजों में नहीं जाना चाहते। सरकार को प्रदूषण की आपात स्थिति से निपटने के लिए कदम उठाने चाहिए। जस्टिस रमन्ना ने कहा कि एक न्यायाधीश और एक एडवोकेट जनरल के रूप में लंबे समय से वह महसूस करते रहे हैं कि नौकरशाही में एक तरह की जड़ता विकसित हो गई है। नेक्स्ट न्यूज है, गुलाम कश्मीर से अवैध कब्जा हटाए पाकिस्तान। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कश्मीर का मुद्दा उठाने पर भारत ने पाकिस्तान को जमकर फटकार लगाते हुए गुलाम कश्मीर से कब्जा हटाने को कहा है। भारत ने कहा, पाक ने संयुक्त राष्ट्र द्वारा मुहैया कराए गए मंच का दुरुपयोग कर उसके खिलाफ झूठा और भ्रामक प्रचार के लिए किया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन में काउंसलर डॉक्टर काजल भट्ट ने मंगलवार देर रात भारतीय समयानुसार कहा, संपूर्ण जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमेशा से भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा थे और रहेंगे। इसमें वह क्षेत्र भी है जो पाक के कब्जे में है। हम पाकिस्तान का आह्वान करते हैं कि वह अवैध कब्जे वाले सभी क्षेत्रों को तत्काल खाली करे। बता दें कि यूएनएससी की बैठक में पाकिस्तान के प्रतिनिधि मुनीर अकरम ने अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर खुली बहस के दौरान जम्मू कश्मीर का मुद्दा उठाया था। जम्मू कश्मीर की रहने वाली भट्ट ने कहा कि यह पहला मौका नहीं है कि पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र के मंच का दुरुपयोग भारत के खिलाफ मिथ्या प्रचार करने के लिए किया है। पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने अपने देश की बदहाल स्थिति से विश्व का ध्यान हटाने के लिए यह बेकार का प्रयास किया है, जहां आतंकी आम लोगों खासकर अल्पसंख्यकों की जिंदगी से खुलेआम खेलते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि आधार की तर्ज पर जमीन का भी होगा यूआईडी नंबर। जमीन के दस्तावेज में छेड़छाड़ या किसी भी तरह के घोटाले को रोकने के ठोस उपाय किए जा रहे हैं। भूमि दस्तावेज को डिजिटल करने के साथ ही उन्हें ऑनलाइन कर दिया गया है। आधार नंबर की तर्ज पर सभी भूस्वामियों को विशिष्ट भूखंड पहचान नंबर यानी ULPIN दिया जाएगा, जो सभी बैंकों व सरकारी संस्थानों के लिए भी ऑनलाइन उपलब्ध होगा। इससे जमीन के एक ही टुकड़े का कई लोगों के नाम बैनामा कर देना या उसी जमीन पर कई बैंकों से लोन लेना आसान नहीं होगा। पिछले हफ्ते केंद्रीय भू संसाधन मंत्रालय के राष्ट्रीय सम्मेलन में सभी राज्यों के राजस्व मंत्रियों की उपस्थिति में भूमि दस्तावेज को पूर्णतः पारदर्शी व त्रुटिहीन बनाने पर विचार किया गया। उसमें जमीन के यूनिक नंबर की व्यवस्था पर पुरजोर समर्थन किया गया। इसी साल के आखिर तक इस व्यवस्था को सभी राज्यों में लागू कर दिया जाएगा। ULPIN जारी होने से विवाद होने की गुंजाइश नहीं रहेगी। पहचान नंबर लैटिट्यूड के आधार पर बनाया जाएगा। पहले गांव को यूनिट मानकर सभी तरह की रजिस्ट्री में उसे दोहराया जाता था। चौहद्दी के अनुसार घर का रिकॉर्ड तैयार किया जाता था, जिस पर विवाद होता रहा है। ULPIN में ऐसी गड़बड़ियां रुकेंगी और मुकदमों में कमी आएगी। नेक्स्ट न्यूज है, लोकतंत्र व्यवस्था नहीं भारत का स्वभाव। यह स्टेटमेंट दिया है नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के लिए लोकतंत्र सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है, वह भारत का स्वभाव है, भारत की सहज प्रकृति है। हमें आने वाले वर्षों में देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है। यह संकल्प सबके प्रयास से ही पूरे होंगे। संघीय व्यवस्था में जब हम सबके प्रयास की बात करते हैं तो सभी राज्यों की भूमिका उसका बड़ा आधार होती है।
देश तभी आगे बढ़ेगा जब प्रत्येक राज्य की भूमिका रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश विधानसभा में अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के 82वें सम्मेलन का वर्चुअल शुभारंभ करते हुए उक्त बात कही है। 3 दिवसीय आयोजन के दौरान मोदी ने कहा कि अगले 25 वर्ष भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने सांसदों, विधायकों से आग्रह किया है कि वे एक ही मंत्र को जीवन में उतारें, कर्तव्य, कर्तव्य और सिर्फ कर्तव्य। कानून ऐसे होने चाहिए जिनका जनता से सीधा जुड़ाव हो। जनता राजनेताओं की छवि देख रही है, इसमें समाज सेवा की छवि को आत्मसात करने की जरूरत है। विधानसभा में साल में 3-4 दिन ऐसे रखे जा सकते हैं जिनमें समाज के लिए विशेष कार्य कर रहे जनप्रतिनिधि अपने अनुभव बताएं और उस पर चर्चा हो। नेक्स्ट न्यूज है, भारतीय और इजरायली साथ आते हैं तो करते हैं करिश्मा, बोनेट। इजरायली प्रधानमंत्री ने यह स्टेटमेंट दिया है। इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने बुधवार को कहा कि जब भारतीय और इजराइल साथ आते हैं तो करिश्मा करते हैं। उन्होंने दोनों देशों के बीच भविष्य की संभावनाएं तलाशने के लिए जल्द ही भारत की यात्रा पर आने की उम्मीद भी जताई है। हालांकि भारत में इजराइल के राजदूत नाओर गिलोन ने नई दिल्ली में बताया कि अभी प्रधानमंत्री बेनेट की यात्रा की तिथि तय नहीं है, लेकिन वह अगले साल के मध्य में भारत आ सकते हैं। बेंगलुरु टेक समिट 2021 में अपने वीडियो संदेश में बेनेट ने कहा कि कुछ हफ्ते पहले मैं अपने मित्र प्रधानमंत्री मोदी से मिला था और हमने भारत इजराइल संबंधों को अगले स्तर पर ले जाने के कई उपायों पर बातचीत की थी। विशेष रूप से हमारे देश के बीच भविष्य का प्रौद्योगिकीय सहयोग जो हमारी महान साझेदारी को नवाचार की एक ताकत में बदल सकता है। प्रौद्योगिकी में न केवल जीवन में मदद करने की शक्ति है बल्कि जीवन को बचाने की भी शक्ति है। यदि दोनों देश अपनी ताकत मिला दें और अपना दिमाग लगाएं तो अवसर अनंत हैं। उन्होंने आगे कहा कि मैं हमेशा कहता हूं कि अद्भुत लोग अद्भुत चीजें कर सकते हैं। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में पहली न्यूज है कि आयात नहीं घटा तो जोखिम में पड़ जाएगी रिकवरी। ये स्टेटमेंट दिया है वित्त मंत्री ने। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि हमें सप्लाई चेन से लेकर तैयार वस्तुओं तक के लिए आयात पर अपनी निर्भरता घटानी होगी। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अर्थव्यवस्था का जो पुनरुत्थान हुआ है और रिकवरी में जिस तरह की तेजी है वह खतरे में पड़ सकती है। वित्त मंत्री ने कहा कि अगर हम नई तकनीक व निवेश की बदौलत ऊर्जा व अन्य क्षेत्रों में अपनी आयात बिल को कम करने में सक्षम हो जाते हैं तो हम गरीबी भी दूर कर सकेंगे। आयात बिल कम करने की स्थिति में होने वाली बातचीत का उपयोग आर्थिक विषमता दूर करने में किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था में तेजी आने से श्रमिक व अपनी मजदूरी के लिए मोल भाव की स्थिति में आ गए हैं। वित्त मंत्री ने देश के उद्यमियों से कहा है कि वह नए निवेश का बिल्कुल सही समय है। सप्लाई चेन के लिए दूसरों पर निर्भरता के साथ तैयार माल का आयात घटाने के लिए उन्हें आगे आना होगा। जब खपत का बाजार भारत में है तो सप्लाई चेन के लिए इस बाजार पर दूसरों को हावी नहीं होने दिया जा सकता। नेक्स्ट है, क्रिप्टो करेंसी के लेन देन पर रोक लगा सकती है सरकार। आपको पता होगा क्रिप्टो करेंसी यानी कि वर्चुअल करेंसी होती है जिसे ऑनलाइन खरीदा बेचा जाता है, ये फिजिकल रूप में नहीं होती है। सरकार लेन देन या भुगतान के लिए क्रिप्टो करेंसी के उपयोग पर रोक लगा सकती है। हालांकि उसे सोने, शेयर या बॉन्ड जैसी संपत्ति के तौर पर रखने की इजाजत दी जा सकती है। सूत्रों के अनुसार क्रिप्टो करेंसी पर पूर्ण प्रतिबंध को लागू करने से सरकार बच सकती है, लेकिन वह क्रिप्टो कंपनियों को रोकने के लिए तैयार दिख रही है। इसमें एक्सचेंज और प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं जिनके जरिए नए निवेशक इसकी तरफ आकर्षित होते हैं। सोमवार को संसदीय समिति ने क्रिप्टो करेंसी के मुद्दे पर सभी हितधारकों से बातचीत की थी। इस दौरान क्रिप्टो करेंसी और उसके एक्सचेंज से जुड़े लोगों ने सरकार के सामने अपना पक्ष रखा था और क्रिप्टो के बारे में लाभ हानि की बात बताई थी। इन कंपनियों के प्रतिनिधियों का मानना है कि क्रिप्टो करेंसी को करेंसी का दर्जा देने की जगह संपत्ति का दर्जा देना ज्यादा आसान है। नेक्स्ट पेज है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में पहला आर्टिकल लिखा है राजनीतिक शास्त्र के प्राध्यापक एवं वरिष्ठ स्तंभकार शंकर शरण ने, विचित्र प्रकृति वाला बौद्धिक पाखंड। पश्चिमी देशों में बढ़ रहा बौद्धिक अतिवाद अर्थात वोक बौद्धिकता असल में आंख का अंधा नाम नयन सुख वाले मुहावरे को चरितार्थ
कर रहा है। किसी मतवादी नशे की गिरफ्त में फंसे वोक बुद्धिजीवी खुद ही स्वयं को विशिष्ट, जागृत और दूसरों को सुसुप्त कह रहे हैं। उनके एक से एक विचित्र रूप सामने आ रहे हैं, जिसका असर पश्चिमी का आदतन अनुकरण करने वाले भारत जैसे देश भी कर रहे हैं, जबकि मामूली परख भी दिखा रहे हैं कि मतवाद में रचनात्मकता के बजाय केवल वर्तमान सभ्यता के विध्वंस की प्रकृति है। इसका प्रमाण वह पश्चिम जगत है जिसे मानवीय उन्नति का मापदंड कहा जाता है, लेकिन अब वहां विश्वविद्यालयों में ही इतिहास के पन्ने और प्रकृति मिटाए जा रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने एक हालिया व्याख्यान में कहा कि वोक मतवाद पश्चिम को उसी प्रकार नष्ट कर रहा है जैसे वोल्शेविकों ने रूसी समाज को किया था। इस वोक मतवाद में वही बातें हैं जो वोल्शेविकों ने फैलाई थी। 1917 में रूसी सत्ता पर कब्जे के बाद उन्होंने मार्क्सवादी जड़ सूत्रों पर भरोसा कर अपनी परंपराओं, विचारधाराओं और संस्थाओं को नष्ट करना शुरू कर दिया था। राजनीतिक, आर्थिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक एवं पारिवारिक आदि क्षेत्रों में भी बड़े बदलाव तय किए। मानवीय नैतिकता की मूलभूत धारणाओं पर प्रहार किए गए। स्त्री पुरुष आकर्षण को भी प्यास लगाने का एक गिलास पानी पीने भर जैसी मामूली चीजें घोषित की गईं। विडंबना यह है कि जिन भयावह प्रयोगों को रूसी लोग एक दुखद स्वप्न समझकर छोड़ चुके हैं, उसे पश्चिम में नए सिरे से स्वीकार किया जा रहा है। समानता और भेदभाव जैसे अहम बिंदुओं पर अनगरल प्रचार अपनी सीमाएं लांघ रहा है। महान लेखकों की पुस्तकें पिछड़ी और नस्लवादी करार देकर हटाई जा रही हैं। हॉलीवुड फिल्मकारों को मनाने निर्देश दिए जा रहे हैं। कुछ मामलों में तो रूसी कम्युनिस्टों से भी बढ़कर मतहीनता दिखाई जा रही है। स्पष्ट है कि यह लोगों को विभाजित करने की मंशा है, जबकि नागरिक समाज के लिए लड़ने वालों ने इसके लिए लड़ाई लड़ी थी कि रंग, नस्ल और लिंग आदि आधार पर भेदभाव खत्म हो। निसंदेह किसी को भी अपने विचार रखने का अधिकार है, किंतु अन्य लोगों को भी अपने पारंपरिक और समय सिद्ध मान्यताएं रखने का वही अधिकार है। अब इसी अधिकार को खारिज किया जा रहा है। यह एक जरिया एवं रचनात्मक विध्वंस है, लिहाजा उसके प्रति सतर्कता बरतनी होगी, विशेषकर औपचारिक शिक्षा में। अन्यथा स्वाभाविक सामाजिक एवं राजनीतिक तबाही की कल्पना भी ठीक है। संभव है कि भविष्य में हमारा जीवन बदल जाए, कई परिवर्तन आकार ले, तब किसी परिवर्तन या सुधार को स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब ऐसे बदलाव केवल सब कुछ बदलने की जिद में किए जा रहे हों, तो अपनी परंपराओं पर भरोसा करने में ही भलाई है। नेक्स्ट आर्टिकल है, याद रहे रेजांगला की शौर्य गाथा। यह आर्टिकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट, इंटरनेशनल पेज से न्यूज है और इसमें न्यूज है कि अमेरिकी सांसद ने कहा, भारत के साथ सीमा युद्ध कर रहा चीन। रिपब्लिकन पार्टी के शीर्ष सांसद जॉन कॉर्निन ने भारत व दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा का ब्यौरा साझा करते हुए अमेरिकी संसद में कहा कि चीन भारत के साथ सीमा युद्ध कर रहा है। वह अपने अन्य पड़ोसियों के साथ भी गंभीर खतरा पेश कर रहा है। यात्रा का उद्देश्य क्षेत्र के देशों की चुनौतियों के बारे में सही जानकारी जुटाना था। कर्निन व उनके सहयोगी यात्रा पूरी करके हाल में अमेरिका लौटे हैं। वह इंडिया कॉकस के सह अध्यक्ष भी हैं। कार्निन ने मंगलवार को सांसदों से कहा कि सबसे अधिक व गंभीर खतरा उन देशों के लिए है जो चीन की सीमा के निकट है। उन्होंने कहा, क्षेत्र में खतरों और चुनौतियों को सही से समझने के लिए पिछले हफ्ते मुझे संसद से एक प्रतिनिधि मंडल की दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा की अगुवाई करने का मौका मिला। चीन अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में नौवहन की स्वतंत्रता को खतरा पैदा कर रहा है। वह अपने लोगों के मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन का दोषी है। विशेष रूप से अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय उइगर का चीन भारत के साथ सीमा युद्ध कर रहा है और ताइवान पर हमले की धमकी देता है। चंद्रयान 2 को टक्कर से बचाने के लिए इसरो ने किया था पूर्वाभ्यास। भारत के चंद्रयान 2 अंतरिक्ष के नासा के लूनर रिकॉग्निशंस ऑर्बिट के साथ टक्कर से बचने के लिए पूर्वाभ्यास किया था। यह जानकारी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने दी। बेंगलुरु स्थित इसरो कार्यालय द्वारा जारी किए गए बयान में चंद्रयान 2 ऑर्बिटर और नासा के LRO
इस साल 2020 को भारतीय समयानुसार पूर्वाह्न 11:15 पर लूनर नॉर्थ पोल के पास बहुत करीब आने की आशंका थी। संभावित टक्कर से पहले एक सप्ताह की अवधि में इसरो और JPL यानी कि नासा दोनों ने विश्लेषण किया। इसमें देखा गया कि दोनों अंतरिक्ष यान के बीच त्रिज्यीय दूरी 100 मीटर से भी कम है। दोनों स्पेस एजेंसियों को लगा कि ऐसी स्थिति में दोनों अंतरिक्ष यानों के करीब आने के जोखिम को कम करने के लिए टक्कर बचाव अभ्यास की जरूरत थी। नेक्स्ट पेज स्पोर्ट्स पेज आईसीसी स्पोर्ट्स पेज से है कि आईसीसी क्रिकेट समिति के चेयरमैन बने गांगुली। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरव गांगुली को आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। खेल की संचालन संस्था ने बुधवार को यह जानकारी दी। गांगुली साथ ही भारतीय अनिल कुंबले की जगह लेंगे, जो 3 बार 3 साल की अधिकतम समय सीमा तक जिम्मेदारी संभालने के बाद इस पद से हट गए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष ग्रेग बार्केल ने कहा कि मुझे आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति के चेयरमैन पद पर पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली का स्वागत कर प्रसन्नता हो रही है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के तौर पर और फिर प्रशासक के रूप में उनके अनुभव से हमें भविष्य में क्रिकेट फैसले लेने में मदद मिलेगी। तो ये आज का 18 नवंबर 2021 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।